आज हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की, शक्ति के संसाधन। शक्ति एक ऐसी संचित क्षमता है जिसके द्वारा कार्यों का संपादन या गर्मी उत्पादन किया जाता है और जो कई रूपों में मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या आणविक हो सकती है। शक्ति के मुख्य रिन्यूएबल साधनों में लकड़ी, पानी, सौर ऊर्जा इत्यादि हैं। वहीं पेट्रोलियम, गैस जो है वो फॉसल फ्यूल्स के अंदर आते हैं और नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण आप नहीं कर सकते, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। औद्योगिक क्रांति के साथ ही एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जिसमें फॉसल फ्यूल की खपत रिन्यूएबल साधनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा थी। ये नॉन रिन्यूएबल शक्ति के साधन कम धुआं, भार में हल्के, परिशोधन में आसान तथा प्रति इकाई में ज़्यादा शक्ति देने वाले थे, जिसको आप कह सकते हो प्रोड्यूस्ड मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट। मतलब इनको ले जाना आसान था। जैसे अगर आप तेल की बात करें तो तेल को पाइपों के द्वारा, टैंकरों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना आसान था, और फिर जो 1 लीटर अगर पेट्रोल है उससे जितनी शक्ति उत्पादित होती है वो लकड़ी और जो परंपरागत संसाधन थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। तो इस कारण इनका प्रचलन शक्ति उत्पादन में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत बढ़ गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप इस तरीके से मान सकते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल तो वो जिनका भरपाई हम लोग कर सकते, जैसे वन है। तो वनों को यदि आप काट रहे हैं तो प्लांटेशन से उन पेड़ों को दोबारा लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल या खनिज तेल, कोयले की बात करें तो इनकी बनने की प्रक्रिया करोड़ों खरबों वर्षों में पूर्ण होती है। तो इनको एक दफ़ा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया या ले लिया आपने, तो ये आप ये मानिए कि सदा के लिए ये चीज़ कम होगी आपकी। लेकिन क्योंकि सभी देशों की सरकारों के सामने, खास करके चलो अपने देश की अगर अपन बात करें तो कोई भी सरकार होती है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है नागरिकों के जीवन को बेहतर, सुगम बनाना। और इस प्रक्रिया में वो फॉरेस्ट लैंड को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि आप गरीब आदमी को यदि ज़मीन देना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान ये चीज़ होती है कि जो आपका रिज़र्व या फॉरेस्ट कवर्ड या जो भी सरकारी ज़मीन है आपके पास, आप उसको अलॉट कर दें उस गरीब तबके को, ताकि वो अपना जीवन व्यापन उससे कर सके। तो 2 तरीके के संसाधन हुए यहाँ पे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल संसाधनों की। लकड़ी से कोयला और फिर तेल तथा गैस, प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं, से यूरेनियम तक का सफ़र इसी बात का परिचायक है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरू में लकड़ी इस्तेमाल होती थी, लकड़ी के बाद फिर कोयले का हुआ, तेल का हुआ, प्राकृतिक गैस है और फिर आणविक ऊर्जा है। इससे ये पता लगता है कि किस तरीके से ट्रेंड बदले। इन कुछ वर्षों में हम लोग दोबारा से रिन्यूएबल संसाधनों की ओर बढ़े, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि अब धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ती जा रही है कि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें असीमित तो हैं नहीं। जैसे आप खनिज तेल की बात करें या कोयले की बात करें, इनकी उपलब्धता सब जगह समान रूप से नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये मिलते ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जहाँ नहीं मिलते वहाँ भी इनकी ज़रूरत है। और जहाँ मिलते हैं वहाँ अगर आप उदाहरण लें मिडल ईस्ट का, जो कि तेल निकलने से पहले वहाँ बिल्कुल ही
जीवन का निम्न स्तर के ऊपर लोग जीते थे। पशुपालन, भेड़ बकरी और घुमंतर तरह का उनका जीवन होता था जब तक तेल नहीं निकला था। और तेल निकलने के बाद अब जितनी भी आप चकाचौंध उन राष्ट्रों की देखते हैं वो सारी तेल बेस्ड इकोनॉमी है। तेल से ही सारी चीज़ें उनके पास हुई और उसी से ही उन्होंने सारे सुख संसाधन अपने लिए पैदा किए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें सब जगह नहीं हैं, इसलिए लोगों ने अब इस विषय पे फिर सोचना शुरू करा है कि कैसे परंपरागत और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, स्पेशली विंड एनर्जी है कुछ जगह पे, तो उसके और जो है लोगों का रुझान फिर बढ़ा है। विंड एनर्जी का हमारे आसपास एक उदाहरण आपको मिल सकता है। सीकर में हर्ष पर्वत है, उसके ऊपर उस तरीके की वो विंड मिल्स लगी हुई हैं, देखी जा सकती हैं, कार्य करती हैं वहाँ। और ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये शायद आने वाले 100 वर्षों में पूर्ण हो पाएगी। इस परिवर्तन को कीमतें, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, घरेलू उत्पादन आदि प्रभावित करते हैं। सरकारी नीतियां तो इस तरीके से हैं कि जैसे आप अपने राष्ट्र में देख सकते हैं, पीछे काफ़ी न्यूज़पेपर और इनके अंदर आया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल की कीमत काफ़ी कम होने के बाद भी हमारे यहाँ उस तरीके से उस बेनिफिट को आम कंज्यूमर तक नहीं दिया गया। और कहीं इस तरीके से लगता है कि सरकार के लिए शायद कमाई के साधन के रूप में तेल से मिलने वाला टैक्स ही है जिससे सारी अर्थव्यवस्था को आप संचालित कर पा रहे हैं। इससे यही प्रूव होता है, खास करके अपने देश के अंदर देखा जाए तो सरकारी नीतियां जो हैं वो इसकी खपत, इसके उत्पादन प्रतिरूप इसको तय करती हैं। कीमतों को भी सरकारी कंट्रोल करती है। सेंटर का अलग टैक्स होता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार अलग तरीके से इससे रेवेन्यू जनरेट करती हैं, इससे कर वसूलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रों के आपसी संबंध हैं, देखिए दो तरीके की अब आप ये कह सकते हैं कि भाई आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं विश्व को। एक वो जो बहुत अति विकसित राष्ट्र है और एक वो जो विकासशील और पिछड़े हुए। इनको आप एक ही कैटेगरी में थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को समझिए। तो जो अति विकसित राष्ट्र है, तेल के परिशोधन, तेल को निकालने में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो इन्हीं राष्ट्रों की। हालांकि अपने यहाँ की जो कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो शायद विश्व के 7वें या 8वें नंबर के ऊपर आती है तेल निकालने की कंपनी की हैसियत के हिसाब से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये कंपनियां हैं, जो अति विकसित राष्ट्र हैं, इन्होंने ही सारा पैसा मिडल ईस्ट या जहाँ भी तेल या कोयला निकल रहा है, इन लोगों ने बड़े बड़े हैवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना से हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हम चाइना से आर्थिक रूप से कहीं भी बराबरी में नहीं है। चाइना हमसे बहुत आगे है, शायद इतना आगे है कि आने वाले 50 वर्षों में भी हम उसके बराबर नहीं हो सकते। ये कटु सत्य है। खैर, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इन शक्ति के संसाधनों का, उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए प्रभावित करते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी दादागिरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन ज़्यादा हैं, उनके पास धन ज़्यादा है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए मिडिल ईस्ट की बात करें, ये जितने मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, जो तेल उत्पादन करने वाले राष्ट्र हैं, इन सब का तेल से मिलने वाला पैसा अमेरिकन डॉलर्स के रूप में ही है और वो स्विट्ज़रलैंड और बाहर के देशों के बैंकों में ही जमा है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि भाई तेल निकालने वाली कंपनी भी विकसित राष्ट्र की है और जो तेल से आपने पैसा जनरेट करा वो भी उन्हीं राष्ट्रों के या उन्हीं राष्ट्रों के समर्थन वाले राष्ट्रों के बैंकों में उन्हीं की करेंसी के रूप में आपके पास है। तो ये काफ़ी इन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी
और अध्ययन की ज़रूरत है, जो कि इस लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर उतनी बारीकी से भूगोल विषय में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये पढ़ने का विषय है क्योंकि इससे बाकी सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। कुछ क्षेत्र जैसे कि मित्र राष्ट्र शक्ति के संसाधनों में आत्मनिर्भर। मित्र राष्ट्र हुए पूर्व का सोवियत संघ, जिसमें रूस और ये जो बाकी जो गणराज्य हैं जो अब अलग अलग राष्ट्र हो गए, वो किसी हद तक शक्ति के संसाधनों में आत्मनिर्भर है। मतलब वहाँ किसी न किसी रूप में कोयला भी है, तेल भी है, बाकी चीज़ें भी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी उनके पास बहुतायत में, मतलब अपनी जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कहीं अधिक है। वहीं जापान तथा पश्चिमी यूरोप में इसकी भारी किल्लत है। पश्चिमी जो यूरोप है उसके अंदर ना तेल है ना कोयला है, और जापान है, जैसे हम जानते हैं कि वहाँ भी इस तरीके की चीज़ नहीं है, उसके बाद भी इतना उच्च औद्योगिक स्तर रखना एक उदाहरण है। उपरोक्त स्थिति के कारण गत कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रों में तनाव बढ़ा है। तनाव इसलिए बढ़ा है कि भाई आपको अपनी ज़रूरत के लिए किसी न किसी के साथ रहना पड़ेगा, और ख़ास करके उस राष्ट्र के साथ रहना पड़ेगा जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है जो इनको। क्योंकि इन संसाधनों की एकदम बढ़ी खपत और बड़ी कीमतों ने इन राष्ट्रों को अपनी शक्ति संसाधन संबंधी प्राथमिकताओं पर पुनः विचार के लिए बाध्य किया है। इन वर्षों में आए परिवर्तनों के कारण कोयले का महत्व विद्युत तथा भाप शक्ति उत्पादन में बढ़ा है, क्योंकि इसकी उपलब्धता कमोबेश सामान्य मानी गई है पूरे विश्व में। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, कोयले का महत्व दोबारा बढ़ना जो है, इसको कहते हैं सेकेंड कमिंग ऑफ कोल। कोयला जो था वो अपना महत्व शक्ति उत्पादन में खनिज तेल के सामने पिछले 40-45 वर्षों में खो चुका था। लेकिन तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आए, उससे इसका महत्व दोबारा, खास करके बिजली उत्पादन में, फिर दोबारा से बढ़ा, थर्मल पावर में फिर दोबारा से बढ़ा। शक्ति के संसाधनों के विषय में विभिन्न राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता ने इस विश्व के विकसित, विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों की सीमाओं को तोड़ दी है। क्योंकि सबको चाहिए ये चीज़, विकसित राष्ट्र को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये चीज़ जो है, ये संसाधन जो है, चाहिए सबको। और इस कारण आप कह सकते हैं राष्ट्रों की आपसी संबंध भी इस कारण, उनकी रिलेशनशिप जो है वो कुछ स्तर पर बड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। तीसरे विश्व के देश तो वास्तव में लकड़ी से सीधे तेल तथा गैस के ऊपर पहुँचे, क्योंकि तेल सस्ता, परिशोधन में आसान और पर्यावरण संबंधी समस्याओं से बचाने वाला साबित हुआ। जो अविकसित राष्ट्र थे वो तो या तो लकड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, बीच का फेज उन्होंने नहीं देखा, वो जो कोयले वाला है, वो तो सीधे तेल के ऊपर गए। और तेल के साथ एक और ये भी है कि कोयले के साथ थोड़ा सा पर्यावरण संबंधी समस्याएं रहती है, तो तेल के साथ भी जो तेल के जलने से जो जिस तरीके की गैसेस वातावरण में आती हैं, उससे जो बड़े शहर हैं उनमें तो पॉल्यूशन की बड़ी भारी समस्या है, जैसे आप दिल्ली के अंदर देखते हैं। लेकिन ये लकड़ी से तेल परिवर्तन जो था 1970 में तेल कीमतें बढ़ने से बहुत महंगा साबित हुआ, और उसके साथ ही विदेशी आर्थिक सहायता में कटौती ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। 1970 में जो तेल कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, उसकी वजह से जो अविकसित और विकासशील राष्ट्र थे, जिनमें तेल की खपत एकाएक बहुत बढ़ गई थी, उनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। इसी कारण 1980 में तेल खपत में नाटकीय कमी आई, ये जो कीमतों का उतार चढ़ाव था इसकी वजह से।
विकासशील देशों में एक तो उच्च स्तरीय शक्ति संसाधनों की कमी थी ही, साथ ही परंपरागत शक्ति के स्रोत भी घटने की आखिरी दशा में थे। क्या था कि जो ये राष्ट्र, उसमें हम भी आते हैं, हमारे यहाँ जितनी लकड़ी काटी जाती है उसका व्यापारिक इस्तेमाल 20% का भी नहीं होता। ज़्यादातर वो घरेलू कार्यों में, चूल्हे में या किसी और कार्य में, घरेलू कार्य में उसकी खपत हो जाती है। तो हम लोग जो हमारे परंपरागत स्रोत थे, नवीनीकरण योग्य, रिन्यूएबल जो हमारे पास थे, उनको हम बहुत पहले ही गंवा चुके हैं और बड़ी तेज़ी से अभी भी गंवा रहे हैं, बहुत तेज़ी से गंवा रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी। सौभाग्य से तेल उत्पादक देश हैं जिन्होंने विकासशील राष्ट्रों को तेल निर्यात दूसरी वस्तुओं के बदले में करना स्वीकार किया। अब हम इराक से तेल लेते थे, तो जो तेल उत्पादक राष्ट्र थे उन्होंने थोड़ी सी मदद जो विकासशील और अविकसित राष्ट्र थे उनकी इस रूप में करी कि भाई ठीक है, तुम तेल के बाद के लिए जितना पैसा हमारे को देना है उतना तुम्हारे पास विदेशी जो मुद्रा है वो नहीं है, या जो ऐसा पैसा जिसको वो स्वीकार करते, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बदले में आप हमें सामान दे दीजिए और हम आपको उस सामान के बदले में तेल दे देंगे। इसको ऐसे कर सकते कि जैसे हमने उनको गेहूँ दे दिया उतनी वैल्यू का और उन्होंने हमारे को उसके बदले में तेल दे दिया। तो ये एक ज़्यादा सरल स्थिति थी। इससे अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इससे आगे चर्चा करेंगे।